नमस्कार, आप देख रहे हैं द मुकेश राजपूत शो। और आज हमारे शो में जो हमारे मेहमान हैं, जो शख्सियत हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनके आगमन पर बस एक हम शेर कहना चाहेंगे कि वो आए हमारी बज़्म में इतना तो सबने देखा, वो आए हमारी बज़्म में इतना तो सबने देखा, उसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। मेरी मुराद कुलदीप शर्मा जी से है। बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कैसे हैं आप? थैंक यू, इट्स अ ग्रेट प्लेजर मीटिंग यू राजपूत जी। मैं ठीक हूँ और आपने मुझे बुलाया। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट और मीटिंग यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बिल्कुल। और हम, आप यकीन मानिए, जितने आप खुश हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम खुश हैं, क्योंकि आज जो बात होगी बेबाकी के साथ होगी। बहुत कुछ आपके बारे में हम जानेंगे, फिर प्रदेश की राजनीति की बात करेंगे। शुरुआत यहाँ से करते हैं कि अभी जो मौसम चल रहा है, ये मौसम कैसा है? देखिए, राजनीति में एक टर्म इस्तेमाल की थी लालू यादव जी ने जी। कुछ लोगों के बारे में कि ये मौसम वैज्ञानिक है। वैसा मौसम वैज्ञानिक तो मैं नहीं हूँ। हाँ। बदलाव की बयार चल रही है, आंधी नहीं आई है। हाँ राजनीति के अपने ट्विस्ट्स और टर्न्स रहते हैं जी। कुछ सामयिक घटनाएं हो जाती हैं, और क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं किया करता और वक्त को बदलने में देर नहीं लगती है, तो अभी से मैं कह सकता हूं कि वी आर इन फॉर ए बिग चेंज, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ चेंज। एंड आप देख रहे हैं बहुत लोग बदल भी रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। जो हरियाणा की संस्कृति रही है जी, राजनीति में विशेष तौर पर, यहाँ के मौसम वैज्ञानिक जो हैं आप देख ही रहे हैं। मतलब हवा और जो फिज़ा है वो बदलाव देख रही है। आपकी माने तो आपका जो मौसम विज्ञान को लेकर जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, मैं जो राजनीति के परिंदों की जो तहजीब रहती है जी, परिंदों का कोई मजहब नहीं हो रहता। हाँ। कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। मतलब कहें कि हम, एक और शेर मेरे जहन में आ रहा है कि तमाम रास्ते सजा दिए जाएं, तमाम रास्ते सजा दिए जाएं, हम आ गए हैं कांटे बिछा दिए जाएं, जिनकी आवाज़ से तन्हाई में खलल पड़े, वो परिंदे शाख से उड़ा दिए जाएं। परिंदों का तो मजहब रहता है उड़ना, उनको उड़ाने की क्या ज़रूरत है। देख लेते हैं कहाँ है, कैसा है, कहाँ फ़ायदा रहेगा, और उसी तरफ चलते हैं। जी। ये जो बदलाव की मयार की बात कांग्रेस करने लगी, ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर उत्साह देखने में मिला। खासतौर से जो हरियाणा के नेता हैं, हरियाणा में कह रहे हैं कि इस यात्रा से पूरी जो राजनीति है वो बदल जाएगी। आप इससे सहमत हैं? देखिए, देश में राजनीतिक यात्राओं का अपना इतिहास रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के समय से लेकर महात्मा गांधी की यात्राओं से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की देश का भ्रमण और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। रिसेंट टाइम्स में अडवाणी जी की एक यात्रा रही, जोशी जी की रही, चंद्रशेखर जी की रही, कई यात्राएं हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो यात्रा है वो एक ऐसे समय पर हो रही थी कि उसके बहुत दूरगामी राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। एक गंभीर चुनौती देश की डाइवर्सिटी को निकल के आ रही थी। ये विभिन्नताओं का देश है, इसकी अपनी अलग संस्कृति है, और इसमें अनेकों संस्कृतियों का समायोजन होकर भारत बना है। अनेकों धर्मों का यहाँ पर जैनिज़्म थ्राइव किया, बुद्धिज़्म थ्राइव किया, क्रिश्चियनिटी आई, इस्लाम आया, और बहुत बिलीफ्स यहाँ पर आ गए। देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है कि जो लोग सत्ता में हैं वो अपनी सत्ता की उपलब्धियों की बात न करके देश के अंदर वर्गीकरण करते हैं जाति और धर्म के नाम पर। तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, इट वाज वेरी रेलेवेंट ऑन दैट पॉइंट ऑफ। सेकेंडली, जो उनका थीम था कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं चुनौतियां मिल रही हैं और उनका इस्तेमाल भी विरोधियों के दमन की तरफ लेकर जा रहा है। एक डर का माहौल
देश में जो बना था, एक मेजोरिटेरियनिज्म की जो पॉलिटिक्स है जिसको फॉलो किया जा रहा है जी, कि मेजोरिटी किसको साथ रखो और माइनॉरिटी को आप स्प्रेस करके रखो। कहीं भी ये माइनॉरिटी किसी भी तरीके से, इस मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ, माइनॉरिटी कहीं कास्ट की भी है, कहीं आदिवासी लोगों की, कहीं किसी तरीके से। मेजोरिटेरियन आइडियाज की पॉलिटिक्स पर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो सकती है। सबको साथ लेकर चलने की जो देश की परंपरा रही, क्योंकि कितनी कठिनाइयों से हम आगे बढ़े हैं, उसमें एक इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए जी। वो इंक्लूसिवनेस की बजाय एक्सक्लूसिविटी की ओर देश को धकेला जा रहा है। लेकिन वो जो आप अभी बयान दे रहे हैं, इस बयान से अगर मैं इत्तेफाक भी रखूं, तो अब इसका जो दूसरा रूप है वो भी सामने आ रहा है कि अब जो आप कहें कि जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मैं विपक्ष को मान लेता हूं, तो वो जो अल्पसंख्यक हैं वो अब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और उनका एक ही मोटो है कि आप सारे इकट्ठे हो जाओ। आपकी विचारधारा क्या है, आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है, आप पहले एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते रहे, कोई बात नहीं, आज की डेट में सिर्फ जो मोदी सरकार है इसको हटाओ। तो अब इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप एक इंटेलेक्चुअल लेवल के पॉलिटिशियन हैं, हर एक चीज़ को जब आप पेश करते हैं तर्क के आधार पे करते हैं, तो क्या ये तर्क सही है कि मोदी को हटाना है तो एकजुट हो जाना है? एक शायर ने कहा है कि जमहूरियत वो तर्ज़े हुकूमत है यारो, जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। वाह। देखिए, देश के अंदर परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक अजीब सा पॉलिटिकल पैटर्न उभर के आ रहा है। जी। आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 2019 की विशाल जीत कुछ खास क्षेत्रों की 90% सीट पर जीतने से हुई। आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और नॉर्थ, जी। इनकी जितनी सीटें थी, मोर देन 328 सीट्स, 90% ऑफ द सीट्स वेंट टू द बीजेपी। दूसरा जो पैटर्न निकल के आया वो आया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भी कांग्रेस को गया था, महाराष्ट्र भी गया था एक गठबंधन को, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु एंड पंजाब, सो ऑन, नाउ इवन हिमाचल। स्टेट की जो पॉलिटिक्स है उसमें लोगों के सोचने का नज़रिया कुछ और है, और राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है उसकी सोचने का नज़रिया कहीं और। तो जो ये लोग इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं, इस संख्या के खेल की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो इस कंट्री का सेंट्रल आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स है, नेशनलिज्म का, राष्ट्रीय स्तर का, सिर्फ ये मोदी जी को चुनौती देनी है, बीजेपी को चुनौती देनी है, मैं इस सेंट्रल आइडिया से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं जी। मैं कह रहा हूं आप मुद्दों की बात करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आइए कि देश की जनता को इस बात पर विश्वास हो कि आप ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस देने में सक्षम हैं। यू हैव बेटर आइडियाज एंड यू कैन टेक द कंट्री फॉरवर्ड विद बेटर आइडियाज। तो ऐसे आइडियाज़ क्या अभी किसी नेता की तरफ से आ रहे हैं सामने? क्योंकि एकजुटता वो कहीं पे दिखाई नहीं देती। कभी राहुल गांधी का नाम उसमें आता है, तो कभी नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, कभी ममता बनर्जी को सामने लाने की कोशिश की जाती है। तो ये जो नेता हैं, ये एकजुट आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं या इनके अपने इंटरेस्ट हैं? देखिए, अगर आप इन नेताओं की बात कर रहे हैं कि कभी एकजुट हो सकते हैं, संख्या के खेल में हो सकते हैं, लीडरशिप के इशू पर अब देखते हैं लोगों को इकट्ठा होना होगा। इफ दे आर नॉट हैप्पी द वे द कंट्री इज गोइंग ऑन। मैं आपको एक इंस्टांस बता रहा हूँ, 1977 में व्हेन इमरजेंसी वाज लिफ्टेड, कोई पार्टी नहीं थी, एक लूज कोलिशन ऑफ पार्टीज बनी, जनता पार्टी बन गई, जिसमें कम्युनिस्ट भी थे, सोशलिस्ट भी थे, बीजेपी के लोग भी थे और रीजनल पार्टीज भी थी। लेकिन जनता खड़ी हो गई थी, लोगों का एक आंदोलन शब्द भी कहा जाए उसको, एक लोकतंत्र का आंदोलन बन गया, जेपी आंदोलन। हाँ, जो कि कोई किसी पर्सनैलिटी पर आधारित नहीं था। सेंट्रल आइडिया ठीक है, उसको मानने के लिए एक जेपी थे, आज जेपी नहीं है, सॉरी।
1989 में एक कांग्रेसमैन के तौर पर कह रहा हूँ, एक वकील के तौर पर कह रहा हूँ, राजीव गांधी जी पर झूठे आरोप लगाए गए बोफोर्स के, इसका आज तक कोई सबूत नहीं है। लेकिन वीपी सिंह कांग्रेस छोड़कर चले गए और उन्होंने एक तरफ से बीजेपी का भी हाथ थामा, एक तरफ कम्युनिस्ट का भी थामा, जो एक दूसरे के साथ कभी बात नहीं करते थे। डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट डायरेक्शन के लोग थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिले हैं। यूपी में अगर मायावती और मुलायम सिंह इकट्ठे हो सकते हैं तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। तो राजनीति तो संभावनाओं का खेल है मुकेश जी। आप एक पत्रकार के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक मीडिया मैन के रूप में आप देख ही रहे हैं इस खेल को। इसमें संभावनाएं तलाशती रहनी चाहिए और इसीलिए अगर ऑपोजिशन यूनिटी की बात करते हैं, क्योंकि संख्या के खेल में जाना पड़ेगा, अल्टीमेटली 274 जिसके आएंगे वो देश की सरकार बनाएगा। इसलिए बट आई थिंक नीड ऑफ द डेज के जो सेंट्रल आइडिया है कि कंट्री की जो डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, जो कंट्री के अंदर इंस्टीट्यूशंस को थ्रेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को, उसके देश के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, इकोनॉमी इज इन द शैम्बल्स, ये सब बातों को लोगों के बीच में लेकर जाकर एक सेंट्रल आइडिया डेवलप करें कि नो वी कैन नॉट गो अहेड, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड ऑल दिस जी, इंडिया कैन नॉट। ये जो हम संभावनाएं तलाश रहे हैं और ख़ास तौर से ये जो संभावनाएं हैं, ये नंबर्स की संभावना है। जैसे आपने एक आंकड़ा दिया 274। अब इस 274 के आंकड़े को विपक्ष हासिल करने की कोशिश करता है, तो इस संभावना में आपको कहीं ना कहीं कोई आशंका तो नहीं दिखती कि ये आंकड़ा इकट्ठे करते करते जो हमारा मूलभूत विचारधारा है या जिस चीज़ को लेकर हम सब साथ में आ रहे हैं, कहीं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगा? देखिए, कॉम्प्रोमाइज़, आपने राजनीति का सूत्र सुना होगा, पढ़ा होगा, साम दाम दंड भेद। इसको आज की इस कलयुग की राजनीति में और थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता है जी। क्या? साम दाम दंड भेद, संधि और विच्छेद। जी। सामयिक संधियां और सामयिक विच्छेद। जब आपको जरूरत हो, सुविधा की राजनीति हो रही है, लेकिन राजनीति के सिद्धांतों में संधि और विच्छेद इस कलयुग की राजनीति में जुड़ रहा है। इसलिए अगर इसमें कहीं आप सिद्धांत तलाश रहे हैं तो वो नदारद मिलता है जी, क्योंकि सुविधा है ना, सुविधा और सिद्धांत साथ नहीं चल सकते हैं जी। इस परिस्थिति से अब कोई किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई कहता मैं तुम्हारे से बड़ा नेता हूं, मेरी स्टेट बड़ी है, मेरी स्टेट बड़ी है। आप ये बात करके स्टेट कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, इस बात को छोड़कर जब एक आप आइडिया को परस्यू करते हैं, तब आपकी संभावनाएं बनती हैं। आप देश के सामने एक ऑल्टरनेटिव गवर्नेंस की बात कर सकते हैं और उस आइडिया पर आगे बढ़ेगी देश की राजनीति। तो निश्चित रूप से दिस इज अ ग्रेट चैलेंज टू मिस्टर मोदी जी। चलिए, अब मोदी साहब से और देश की राजनीति से निकलकर अपने छोटे से प्रदेश हरियाणा पे लौटते हैं, क्योंकि आप हरियाणा की राजनीति करते हैं। आप आज हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये जो हरियाणा राज्य बना था, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी, और जब इस राज्य को बनाया गया तब क्या सपना था, और क्या आज की तारीख में जो हरियाणा है वो उन सपनों को पूरा कर पा रही हैं सरकारें? आज की तारीख में मान लीजिए कि यहाँ पे भाजपा की सरकार है, लेकिन 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार रही, और जब ये बना था तब क्या सपना देखा गया था, और आज का हरियाणा क्या है? देखिए, I belong to an age group where I have been a student of old school also and new school also. जी, दोनों देखे हैं। दोनों देखे हैं। My father contested the first election in 1952 and 80 साल की उम्र तक राजनीति की है। तो मैंने पंजाब की पॉलिटिक्स को, क्योंकि वो पंजाब में भी एमएलए थे, फॉलो किया। देखिए, हरियाणा को अलग राज्य मांगने की मांग नीचे नीचे से कभी कभी उठती थी। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों से उड़ाते हैं, बट उसके लिए कोई गंभीर नहीं था। लेकिन जब पंजाब में अलग पंजाबी सूबे की मांग हुई
हालांकि हरियाणा की क्रिएशन का आइडिया लैंग्वेज बेस पे अगर देखा जाए तो ये मांग बाद में उठी और हरियाणा के नेताओं ने भी फिर अपनी राजनीतिक ज़मीन इसी में तलाशनी शुरू कर दी। बिल्कुल। अदरवाइज इनिशियली देयर वाज नो डिमांड फॉर हरियाणा। इट इज़ द पंजाब पॉलिटिशियंस, particularly the Akalis, Sant Fateh Singh, Feruman ji, Longowal, all these people, they wanted कि भी पंजाब एक सिख मेजॉरिटी स्टेट बननी चाहिए, which they were not, with inclusion of Haryana and Himachal also merged area जो हिमाचल के हैं। पंजाब was never a Sikh majority state, which it is now. So the Akali politics veered around this idea. प्रताप सिंह कह रहा हूँ बहुत टॉल आदमी थे, पॉलिटिक्स को समझते थे, दूर की सोचते थे। उन्होंने कभी भी पंजाबी सूबे के आइडिया को पनपने नहीं दिया। रीजन? वो जानते थे कि ये जो पंजाबी अकाली जिस आइडिया को साथ लेकर चल रहे हैं कि एक सिख मेजॉरिटी स्टेट बनाई जाए, इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पंजाब एज ए स्टेट, बिकॉज पंजाब हैड ऑलरेडी सफर्ड पार्टीशन। हमारा एक बहुत बड़ा उपजाऊ और प्रोडक्टिव एरिया वी लॉस्ट टू पाकिस्तान, वेस्ट पंजाब जी, वो भी पंजाब था। हाँ। आज भी पंजाब है, लाहौर के साथ लगता सारा पंजाब विच वाज सो वास्ट, 32 डिस्ट्रिक्ट्स का पलवल से ले होडल से लेके कहाँ पेशावर की पहाड़ियों तक जाके एक पंजाब था। वो पहले कट अलग पाकिस्तान में चला गया, एक बहुत बड़ा मेजर एरिया चला गया। फिर ये जो हमारा पंजाब था इसमें से फिर मर्ज्ड एरिया हिमाचल में चले गए, हिमाचल एक स्टेट क्रिएट हुई, फिर हरियाणा, अब इतना सा पंजाब रह गया। वरना आपने कहा जाए छोटा सा हरियाणा है, हरियाणा छोटा ज़रूर है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में हरियाणा के राजनीतिज्ञों का बहुत गंभीर और बहुत इफेक्टिव रोल हमेशा रहा है, बिकॉज हरियाणा सराउंड्स दिल्ली ऑन 3 साइड्स। वेल, कमिंग टू दैट इशू कि पंजाब और ये हरियाणा की राजनीति अलग अलग जो बनी, मेरे फादर उस टाइम लेजिस्लेटर थे पंजाब असेंबली के। जब 1 नवंबर सन 66 को हुआ और अलग हरियाणा बने तो वो हरियाणा के एमएलए बने। पंडित भगवत दयाल जी जो 1962 में चीफ मिनिस्टर वो पहली बार एमएलए बने थे, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और जब हरियाणा अलग बना तो यहाँ के मुख्यमंत्री बने, प्रथम मुख्यमंत्री बने, और प्रथम चुनाव हुआ 67 में। तो हरियाणा ये ठीक है कि जब पंजाब एक कॉम्पोजिट स्टेट थी तो हरियाणा के पॉलिटिशियंस ने जिस बात को उठाया वो ये था कि इन द पोर्शंस ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के हिस्से हैं वो उस अनुपात में नहीं है जिस अनुपात में होने चाहिए फॉर हरियाणा के लिए। तो ऐसे इश्यूज लोगों के पास भी अपील करते हैं। तो एक हरियाणा का आइडिया पंजाब से आया, और पंजाब ने जब पंजाब की बात की तो हरियाणा के लोगों ने उठ के हरियाणा की बात की कि हमें हरियाणा चाहिए जी। अब क्योंकि बात निकली है तो हरियाणा को तो हम डिस्कस करेंगे ही, क्योंकि बात हरियाणा की होगी। लेकिन ये जो पंजाबी लोग थे, अलग से पंजाब चाहते थे जिसमें जो सिख हैं वो डोमिनेट करें, आज की तारीख में 2023 में अब उनको पंजाब से भी वो संतुष्ट नहीं है, अब उनको खालिस्तान चाहिए। 1984 में जो इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो भिंडरा वाले के जो लोग थे उन्होंने इसको अंजाम दिया। पूरा जो 84, 82, 83 की बात करें तो वही भिंडरा वाला अकालियों को कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस की देन थी। भिंडरा वाला को जो पैदा करने की बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली कही जाती है कि वो इंदिरा गांधी जी द्वारा ही खड़ा किया गया, उनका एक मोहरा था। बाद में वो इतना पावरफुल हो गया कि देश के लिए और पंजाब के लिए संकट बन गया। इससे सहमत हैं आप? देखिए, आपने 2 बात कही। जो पहला संभाग है आपकी बात का, वो आइडिया ऑफ खालिस्तान जिसकी आप बात कर रहे हैं। देखिए, पंजाबी देशभक्त हैं। पंजाब हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ी सोल्जरी है पंजाब की। पंजाब एक बहुत प्रोडक्टिव स्टेट है इन द मैटर्स ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रेन्स टू दिस कंट्री। बड़े एडवांस फार्मिंग है, इंडस्ट्रियलाइजेशन फास्ट हो रही, सब कुछ हो रहा है। जब पंजाब में टेररिज्म एट इट्स पीक था
तब भी 98% लोग ये नहीं चाहते थे कि ये टेररिज्म हो, और कोई खालिस्तान का आइडिया कभी भी इसलिए रूट्स नहीं ले पाया क्योंकि लोग साथ नहीं थे। पंजाबीज आर बेसिकली इंडियंस एंड आर नेशनलिस्ट्स। आप कभी जाएंगे पोर्ट ब्लेयर तो उसकी जेल में सबसे ज़्यादा किसी प्रदेश के आदमी जो कैदी वहाँ रहे वो पंजाब और बंगाल के रहे। तो पंजाबीज हैव ऑलवेज बीन ऑन द फोर फ्रंट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, एंड नॉट ओनली दैट, फॉरेन इन्वेडर्स आए, वेस्टर्न इन्वेडर्स आए, मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन सब का सामना पंजाब करता था क्योंकि देयर हैज नेवर बीन अटैक फ्रॉम द ईस्टर्न फ्रंट और फ्रॉम एनी अदर फ्रंट एक्सेप्ट द वेस्ट। सो बेसिकली नेशनलिज्म जो है वो पंजाबीज का सेंट्रल आइडिया, दे आर नेशनलिस्ट। आपने दूसरी बात ये कही कि इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि 98% लोग शांति चाहते हैं, अपना व्यापार करना चाहते हैं, अपनी, दे डोंट वांट खालिस्तान। ये 2%, 1-2% या मिसगाइडेड लोग इस तरीके की एक इंटरनेशनल क्रॉस द बॉर्डर कॉन्स्पिरेसी भी है, इसी प्रॉक्सी वॉर जिसको बोलते हैं। पाकिस्तान इस दुख को कभी भूलेगा नहीं कि भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हिंदुस्तान ने किए, हिंदुस्तान की सेना ने किए, इंदिरा जी के नेतृत्व में हुए। दे आर नॉट गोइंग टू फॉरगिव अस फॉर दिस। और वो फिर एक नहीं कई लड़ाइयाँ हारे हैं, इस बात का एक दर्द जख्म उनके दिल में है। और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज हैं कि इंडिया जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इट्स ए ग्रोइंग कंट्री। I will not say, I am saying also growing and developing, not developed but developing country, डेवलपिंग, विकासशील देश, आगे बढ़ा है। हाँ। तो जब भी आप विकास की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, सबसे पहले पीस चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, शांति चाहिए। इसलिए पंजाब के लोग कभी पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो टेररिज्म को समाप्त करने में एफर्ट जरूर लगा, कुर्बानियां हुई, एक बड़ी कमिटमेंट रही। लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि भिंडरावाला किसी हमारी पार्टी की क्रिएशन था, ऐसा नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इस थ्योरी को बिल्डअप करना चाहते हैं कि भिंडरावाला जो थे वो कांग्रेस की क्रिएशन थे। आई डोंट एग्री, ऐसे लोग किसी की क्रिएशन नहीं होते। अगर आज मैं ये कहूँ कि पंजाब के हिंदुओं को इनसिक्योर करने के लिए अमृतपाल सिंह को बीजेपी की सेंट्रल सरकार उनको क्रिएट कर रही है, तो इज इट फेयर? इट्स नॉट फेयर। दे वांट के पंजाब में बीजेपी की एग्जिस्टेंस बनाई जाए, इसलिए लोगों में एक बार फिर से डर पैदा किया जाए। और अमृतपाल सिंह ऑफ कोर्स स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन पंजाब इज ए बॉर्डर स्टेट। पंजाब 25 साल तक पंजाब लीड करता रहा है टेररिज्म में। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड हैव बीन वेरी विजिलेंट। दे शुडंट हैव लेफ्ट इट ओनली टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मिस्टर मान। नो, नहीं, वो तो किया है ना। 50 किलोमीटर का जो एरिया है बॉर्डर से जो लगता है, उसकी देखभाल का जिम्मा बीएसएफ के पास है, Yes. पंजाब पुलिस के पास नहीं है। यस, क्योंकि ये जो आप बात बोल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मसला है ये, कि एक स्टेट पुलिस के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये जो फॉर्मूला है ये ठीक है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए बहुत से लोग इत्तेफाक रखते हैं ना हो, लेकिन कुलदीप शर्मा जब सोचता है ऐसे मुद्दों पर जहां जिसकी इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हों, केवल मात्र पंजाब से सीमित ना हो, देश के लिए हो, तो कोई भी निर्णय जो केंद्र सरकार लेती है जी, मैं उसके साथ रहता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन का क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूएंस रहती है ना। देश की आज सरकार। कांग्रेस की सरकार हो जाए, बीजेपी की बन जाए, किसी की भी बन जाए, लेकिन बात तो देश लेकिन की है। कंटिन्यूएंस गवर्नमेंट की तो कंटिन्यूएंस रहती है ना, ये तो कंटिन्यू रहेगी। जब देश का सवाल आएगा तो देश के हित में, देश के भविष्य को, देश की सिक्योरिटी को हित में लेकर जब सेंट्रल गवर्नमेंट को एक कोई फैसले लेती है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। जी, यही विचार शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह भी रखते हैं। वो भी पहले अकाली रहे, फिर कांग्रेस में आए और अब भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं।
तो ये जो फैसले केंद्र सरकार के हैं, इनसे आप इत्तेफाक रखते हैं, आपने ये कहा, और घाय बगाए जिसकी सरकार होती है ऐसे आरोप लगते रहते हैं। भिंडरावाला के आरोप इसलिए लग गए क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, और अभी आपने इनडायरेक्टली वही वाला आरोप भाजपा की सरकार पे लगा दिया। दे इनवाइटेड फॉर जी, इट थ्रू यू, दे इनवाइटेड दिस एलिगेशन। आगे बढ़ते हैं अब। मैं आपने राजा अमरेंद्र सिंह की बात की जी, इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी वेल रेड पर्सन, यू सिट विद हिम फॉर 3 आवर्स, एक भी अल्ट्रा या वाइल्ड शब्द उनके शब्द निकले। मुझे कई बार मौका मिला है। वेरी वेल रेड पर्सन। देखिए, फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू पॉलिटिक्स ऑफ दैट डे, वी लॉस्ट हिम टू अदर पार्टी। As an individual, I have deepest regard for him. He was something good for Punjab. वो क्या बैठे बैठे ये शेर कह रहे होंगे कि एक सब्र है उसके सिवा कुछ पास नहीं है, एक सब्र है उसके सिवा कुछ पास नहीं है, बर्बाद तमन्नाओं का एहसास नहीं है, कम ज़र्फ नहीं हूँ कि जो मांग के पी लूँ, और ये भी नहीं है कि मुझे प्यास नहीं है। जैसा उनके साथ बिहेव रहा कांग्रेस का। अमरिंदर सिंह जी, I don't know, for reasons best known to my leadership. I mean, whatever decision they take, I am with it. लेकिन जो हो गया सो हो गया। अमरिंदर सिंह जी अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ वो संघर्ष की तरफ शायद नहीं बढ़ पाएंगे। He is in his 80s and that's the age. Of course, I won't advise him to. It's his own personal decision. But at that age, you really can't go ahead with a struggle. नहीं, वो अमरिंदर सिंह जी की खासियत ही यही रही है कि वो चाहे सीएम रहे हों, सत्ता में रहे हों, विपक्ष में रहे हों, वो हमेशा बेपरवाह रहे। देखिए, उनको बहुत लोग मिलते थे, मेरी प्रेजेंस में मैंने देखा उनको मिलते हुए जी। लोग उनको महाराजा साहब कहते थे, सीएम साहब कहते ही नहीं थे। तो जिस आदमी को 1000 बार रोज महाराजा साहब कहने को सुन मिल जाए जी, हाँ, तो ये थोड़ी है, उनका अपना लाइफस्टाइल रहा है, उनका अपना सोचने का नज़रिया रहा है। बेपरवाह नहीं थे वो बड़े डीप रूटेड आदमी थे मतलब हैं अब भी। एज ए चीफ मिनिस्टर मैंने कहा, ही हैड ए वेरी फेयर आइडिया ऑफ गवर्नेंस। एक चीज़ की जो कमी मैंने उनमें देखी, वैसे अपने दोस्तों की कमियां नहीं देखनी चाहिए, लुक एट द गुडनेस। हाँ, लेकिन जो असली दोस्त वो होता है जो कमियां देखे भी और बताए भी। तो क्योंकि जो कमियां ना देखने वाले होते हैं ना सर, उनको तो चापलूस बोलते हैं, वो कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। और पॉलिटिशियंस की आदत है कि चापलूसों को ज़्यादा नज़दीक रखते हैं। और जब मैंने उनका इंटरव्यू किया था, मैंने उनको ये बिल्कुल जैसे आमने सामने हम बैठे हैं, मैंने उनको कहा था, मैं क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की छवि ऐसी बन गई है कि जो चापलूसों की कोठरी है वो आपको घेरे रहती है, और वो जो 5-7 लोग हैं चापलूस, वो आपको बाहर ही नहीं आने देते उस गुमा से जिससे आप बोल रहे थे कि 1000 आदमी अगर महाराजा साहब बोलें तो फिर वैसी ज़मीन पे कहाँ रहता है इंसान। नहीं, ही वॉज ए ग्राउंडेड पर्सन। बहुत बढ़िया आदमी मैं उनको कहूँगा, एज ए पर्सन रहे हैं। पॉलिटिक्स तो बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं हम आपसे। पॉलिटिक्स तो ऊपर नीचे होती रहती है किसी की भी, कभी भी। आई हैव सीन पीपल राइजिंग फ्रॉम द ग्रेव, एंड ए पॉलिटिशियन इज लाइक ए बर्ड फिनिक्स, ही कैन राइज फ्रॉम हिज एशेस। लेकिन आपने जो अमरिंदर सिंह के बारे में एक बात कही, उसको मैं कहीं एक शब्द में अगर मुझे कहो कि कहें तो ही लॉस्ट द कनेक्ट, एंड कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्ट विद whom? किसके साथ? ही लॉस्ट द कनेक्ट। थोड़ा सा विस्तार से बताओ। मैं आपके और अमरिंदर सिंह जी के जितना इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ, तो एक वर्ड में समझ नहीं पाऊंगा। I'm not an intellectual. I look at things, और कनेक्ट जैसे आपने कहा है, कई तरीके से आपको अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आई एम नॉट एडवाइजिंग इनको, जो लोग चुनकर आए हैं, एक तो उनके साथ कनेक्ट बड़ा ज़रूरी है। एक जो एरिया की डेवलपमेंट होती है,
उसमें अपनी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि एक बड़ा एक सिस्टम डेवलप हो गया इंडियन पॉलिटिक्स में, एक पीएमओ बन गया, एक सीएमओ बन गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज ऑल द पावर्स, इट ओवरराइड्स एवरीथिंग एल्स। The freedom to take decisions is not with the ministers. Every file must be routed through prime minister. And same, this is not. और same in CMO. Same in CMO. चीफ मिनिस्टर ऑफिस के में देखिए, मेरे फादर रेवेन्यू मिनिस्टर थे हरियाणा के जी। रेवेन्यू मिनिस्टर जो उस टाइम पंजाब के रूल्स थे वो हरियाणा में अप्लाई होते थे। हरियाणा वाज ए न्यू स्टेट। नायब तहसीलदार की ट्रांसफर कमिश्नर से कभी ऊपर लेवल पे नहीं जाती थी। ये डिसबर्समेंट ऑफ पावर जरूर रहना चाहिए। अब नायब तहसीलदार की पोस्टिंग एक मिनिस्टर करवा रहे हैं और वो फाइल फिर फाइनली मिनिस्टर से भी नहीं, वो सीएमओ में जा रही है। एक एसडीओ की पोस्टिंग जा रही है, एक बीडीओ की पोस्टिंग जा रही है। सभी राज्यों में यही हाल है। सभी राज्यों में है। तो मैं समझता हूँ कि आप डिसबर्समेंट ऑफ पावर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो गवर्नेंस में कमी आ रही है, क्योंकि आप अपना लोड बढ़ा रहे हैं। आप इतना बड़ा सिरदर्द, आपने एक आदमी को मिनिस्टर बनाया, ट्रस्ट हिम। व्हाई डोंट यू ट्रस्ट हिम? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन। जब भी, हालांकि पॉलिटिकल आइडिया चाणक्य की बात करेंगे तो वो कहेंगे नहीं, शेयर करने की चीज ये नहीं है पावर। नो, पर इतना बोझ एक इंसान उठा भी। हाँ, मतलब अगर ये ऑफिसर्स की क्लास 3 ऑफिसर्स की फाइल अगर सीएमओ में जा रही है तो फिर वो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। फिर मैं समझ रहा हूँ इतना बोझ। अब एक चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में कई तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कई एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एक स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी। Why do you need so many secretaries? जी, जब आपके पास चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनको आपने मिनिस्टर बनाया और उनके नीचे एक पूरी हायरार्की है। 2014 पे हम आते हैं। 2014 पर जो कांग्रेस की सरकार हटी, मोदी सरकार बनी, तो उस वक्त जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो पंजाब के रहे हों या हरियाणा के रहे हों, उनके साथ मिलने का, उनको इंटरव्यूज़ करने का मौका मिला। बहुत सारे तो बड़े बड़े नेता आपके ऐसे थे कांग्रेस के जो चुनाव की टिकट ही नहीं लेना चाहते थे कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो ऐसी नेगेटिविटी खुद ही पार्टी में आ गई, खुद ही आपकी सरकार में आ गई और एक आपने सजा हुआ रास्ता मोदी सरकार को दिया। इससे सहमत हैं आप? देखिए, 2011 के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि करप्शन एक मुद्दा बन के निकला और वो करप्शन कहा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में करप्शन है। उसमें चाहे वो कोल स्कैंडल के रूप में, चाहे कॉमनवेल्थ के, चाहे 2G स्पेक्ट्रम एंड सो ऑन। विनोद राय जी को हाईलाइट किया गया, अभी ये तो बहुत ईमानदार कैग हैं और इन्होंने तो बहुत कमियां निकाल दी। तो कंट्री में एक माहौल जनरेट हुआ, एक सोसाइटी निकल के आई इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसकी प्रोडक्ट हैं केजरीवाल जी। केजरीवाल जी तो काफ़ी ईमानदार नेता हैं। देखिए, until unless I have something solid with me to prove otherwise, I won't say. I will और वो तो ये ईमानदार नहीं है, आपने तो गलत कम आंक दिया। कट्टर ईमानदार हैं। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं वो देश के जो किसी भी फाइल पे साइन नहीं करते हैं, कोई अपने पास उन्होंने मंत्रालय नहीं रखा है। वो तो देश की सेवा के लिए अवतरित हुए हैं, पैदा नहीं हुए हैं, अवतार के रूप में आए हैं। सहमत नहीं आप हमारी इस बात से? अगेन, केजरीवाल इज ए पर्सनैलिटी, ए प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट। ही सेड आई विल नेवर डू पॉलिटिक्स इन माय लाइफ, आई एम स्ट्रगलिंग। मैं संघर्ष इसलिए कर रहा हूँ कि देश में शुचिता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ, मुझे कोई गद्दी नहीं चाहिए। मैं कभी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोई किसी प्रकार का मिनिस्टर बनना ही नहीं चाहता हूँ। वॉज ही ऑनेस्ट विद दैट आइडिया? पता नहीं लोगों ने फॉर्म्ड अ पार्टी। लोगों ने फिर उनको दबाव डाला ना कि आपकी जरूरत है, आप नहीं हैं तो देश कैसे बचेगा। You can fool some people sometime, but not all the people all the time. जिस दिन उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन लेकर वो चले थे और उन्होंने ये कहा था कि मैं कभी राजनीति नहीं करूँगा, मुझे पता था ये राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, आपको कैसे ये मतलब आभास हुआ? I've been a very deep student of politics.
ऑब्जर्वेंटली। पर उन्होंने तो जो अपने साथ थे बड़े बड़े लोग जो थोड़ा सी मोह माया रखते थे पैसे टके की या पावर की, सबको अलग करते चले गए। देखिए किरण बेदी को हटा दिया, प्रशांत जी कहाँ हैं आज की डेट में, योगेंद्र यादव जी कहाँ चले गए, कवि हृदय हैं कवि अपने। जी चले गए, हाँ, तो बहुत लोग चले गए। तो ईमानदारी से राजनीति देखिए जो आदमी कर रहे हैं वो, जो आदमी एक हालांकि आदमी दो जो मिनिस्टर हैं उनके आजकल जेल में हैं, अब पता नहीं क्यों जेल में हैं, वो समझ नहीं आ रहा वो भी बात। देखिए जब एक आदमी की पॉलिटिक्स होती है, वन मैन पॉलिटिक्स, तो कोई भी आदमी जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है, जो आपको आपके साथ देख रहा है, आपको जो जिसको आप ये सोचते हैं कि भी अब इसका सहयोग अनिवार्य नहीं है, जरूरत ही नहीं रहती है, आगे बढ़ जाता है आदमी, सेल्फ सफिशिएंट हो गया। और यहाँ से तब ये परिस्थितियाँ बनती हैं, लोग छोड़ के जाते हैं। आप उससे पहले तो सबकी बात सुन रहे हैं, आप सबसे कनेक्ट रख रहे हैं, लेकिन आपने जब आपका मुख्यमंत्री बनने का टारगेट अचीव कर लिया तो आप इतने सेंट्रलाइज हो गए कि अपनी ही एड, आप सब कुछ अपना। आपको पता है इस देश में चीफ मिनिस्टर्स एंड इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर कितना पैसा अपनी नीतियों पे या अपने ऊपर खर्च करते हैं अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए। जी, ब्रांड। पर वो क्या जरूरत है? आजकल वोट सर ब्रांड पे पड़ता है ना। ब्रांड वोट, अब दिल्ली में जो वोट पड़ रहा है वो पड़ रहा है केजरीवाल के ब्रांड पर, देश में जो वोट पड़ रहा है वो पड़ रहा है मोदी ब्रांड पर, फिर क्यों ना उस पर पैसा खर्च करें। देखिए ऐसा है कि करें, कर रहे हैं, कर सकते हैं, इट्स अलाउड एंड दैट्स व्हाई दे डूइंग इट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देश में पंडित नेहरू ने राजनीति नहीं की क्या, जब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आती थी, तब था नहीं ना इतना, नहीं था, किया जा सकता था, क्या बात, अखबारों में क्या नहीं छपवा जा सकता, अगर टेलीविजन नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री छोटे नेता थे, कितने बड़े नेता, देश आज भी उनको मेरी नज़रों में तो अमर है। उनकी ईमानदारी के लिए याद किया जाता है। ईमानदारी और उनकी कमिटमेंट जो कंट्री के प्रति थी, जिस तरीके जो सादगी थी उनकी इज्जत थी देश में, उनको किसी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं थी, उनको 20 बार दिन में कपड़े नहीं बदलते थे, उनको महंगे फ्रेम के चश्मे पहनने की आदत ही नहीं थी, फिर भी लाल बहादुर शास्त्री की इतनी इज्जत है इस देश में। पर आजकल जो टाइम है वो ग्रूमिंग का टाइम है, वो शो ऑफ करने का टाइम है। सीधे साधे इंसान को तो दुनिया आजकल समझती कुछ नहीं है। ठीक है, मटेरियलिज्म समय समय पर हावी रहता है, और इस डिजिटल एज में जो पॉलिटिकल कनेक्ट है उसको क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा, एडवर्टाइजमेंट और ये सब कुछ लोगों में जाते नहीं हैं, इस तरीके से एक कनेक्ट बनाया जाता है और कोशिश की जाती है जी। लेकिन जी, रहीम ने कहा है बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे कि लाख टका मेरा मोल। क्या बात है। पॉलिटिकल आदमी को ये रियलाइजेशन ही नहीं है कि लोग ये कहें कि तुम लाख के हो, ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा नहीं की जाती है, ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में स्पीच दिया कि 9 करोड़ गैस के कनेक्शन उन्होंने दिए हैं उज्ज्वला योजना के, ठीक है दिए हैं, मानते हैं, लेकिन देश में 62 करोड़ गैस के कनेक्शन है, 53 करोड़ किसने दिए, और वो 53 करोड़ कनेक्शन किस भाव पर जाते थे, और ये 9 करोड़ और 53 मिला के 62 करोड़ कनेक्शन 1200 के नजदीक पहुंच गए हैं। महंगाई बढ़ गई ना सर। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ेगी, निरंतरता रहती है। अब देखो ना 2014 में जो सैलरी होती थी आज की तारीख में वो कितनी बढ़ गई है, तो वो सैलरी वाली बात कोई नहीं करते हैं। वो भी बढ़ेगी, इसका कोरिलेशन रहता है अगर मार्केट इकोनॉमी के साथ जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट समय समय पर डीए और ये सब कुछ रिवाइज करती है जी। लेकिन एक बात आप समझेंगे कि ये सोसाइटी का स्वभाव है, ये इट्स नेचर आगे बढ़ने का। एवरीबडी वांट्स टू गो अहेड इन लाइफ, कोई ये नहीं चाहता कि मैं पीछे जाऊं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक तो सबको लेकर आगे बढ़ सकते हैं, एक सिर्फ खुद आगे बढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल आगे बढ़ रहा है या सब आगे बढ़ रहे हैं, ये मैटर करता है। ये प्रश्न उठना चाहिए। अब ये जो प्रश्न है कि
हरियाणा में कांग्रेस जो है वो इंडिविजुअल आगे बढ़ रहा है या सबको साथ लेके चल रहा है? ये आप ही की पार्टी की जो बड़े बड़े नेता हैं, अगर मैं नाम लूँ उनका, किरण चौधरी जी हैं, कुमारी शैलजा जी हैं, ये बार बार आरोप लगाती हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर कि ये खुद आगे बढ़ रहे हैं, अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप हुड्डा साहब के काफ़ी करीबी हैं, उसमें 4-5 नाम आता है, आपका नाम आता है, करण दलाल साहब का नाम आता है, पहले विनोद शर्मा जी का भी आता था जो आपके समधी हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस में नहीं है। तो इन आरोपों में कितनी सत्यता है? और जब राहुल गांधी आते हैं तब तो आप साथ में चलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब संविधान बचाओ यात्रा हुड्डा साहब करते हैं तब ये जो आपकी बड़ी नेत्रियां हैं या कुछ नेता हैं उसमें नज़र नहीं आते? देखिए, कोई नेता कितनी बार चुना गया उससे बड़ा नहीं होता है। जितनी बार जब भी चुना गया उसने कितना इफेक्टिवली अपना काम किया, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट रहता है। आपने बहुत लोगों के नाम लिए हैं, मेरे लिए सभी सम्मानित हैं। ये नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जिसको जितना सम्मान देना चाहिए निश्चित रूप से हमें देना चाहिए। एक दूसरे को सम्मान देने की संस्कृति से आप आगे बढ़ सकते हैं। और सम्मान देकर क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंडित नेहरू तो विरोधियों को भी सम्मान दिया करते थे। देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर, यही टिप्पणी आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी करेंगे? मैं भी करूंगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर 3 चुनाव लड़े, नहीं जीते कभी भी, लेकिन भारत की संसद के सदस्य रहे और सदैव मिनिस्टर रहे। पंडित नेहरू कहते कोई बात नहीं, ही इज ए लर्नड एजुकेटेड पर्सन, ही नोज द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल इंडक्ट हिम इन आवर गवर्नमेंट। जब उस समय की जनसंघ ने आवाज उठाई कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर, तो पंडित नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे उनको अपनी मिनिस्ट्री में इंडक्ट किया और कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया। जी। ऑफ कोर्स यू आर रेजिंग द कश्मीर इशू, हैंडल इट, बताओ क्या करना है, बताना क्या है तुम करो। हम उस संस्कृति को, मैंने कहा ना, मैं ओल्ड स्कूल को भी जानता हूं और आज की स्कूल को। आज की जो पॉलिटिकल इंटॉलरेंस है ना, आपकी फिलॉसफी ये है कि जो क्लास का सबसे शरारती बच्चा हो उसी को मॉनिटर बना दो। वैसे ऐसा क्योंकि मैं 5th से लेकर और 10th तक मॉनिटर था। विधानसभा में भी इसीलिए आपको स्पीकर बनाया गया था। देखिए, मैं हरियाणा के लीडर्स हैं, आपने कहा वो सभी बड़े लीडर हैं, मैं उनको कोई एडवाइस तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो खुद इतने समझदार, सक्षम हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। वक्त ऐसा है कि एवरीबडी शुड फॉरगेट, फॉरगिव एंड अडॉप्ट ईच अदर। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय विकल्प की तलाश रहे हैं और विपक्ष इकट्ठा हो रहा है और उसके आप पक्षधर भी हैं क्या होना चाहिए, तो जो हरियाणा के लीडरशिप है, वैसे प्रेस मीडिया बनाती है इन सबको, कागजी शेर बना देते। नहीं, कागजी शेर नहीं है। सब लोग अपने अपने महत्व के हैं, अपना अपना प्रभाव रखते हैं और मेरे लिए सभी सम्मानित हैं। लेकिन मीडिया ने, जैसे आपने अभी जिक्र किया, तो इन 3-4 पर्सनैलिटीज का ही किया, तो आपने ही बनाया ना। चलिए एक एक नाम पे थोड़ी सी कर लेते हैं चर्चा। किरण चौधरी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? किरण चौधरी इज अ वेरी फाइन वुमन एंड a consistent leader, has a legacy, and I have the deepest regard for her. Kumari Shailja. Shailja, of course. Her father and my father were great friends. और वो एक पॉलिटिकल हेरिटेज को आज के दिन संभाले हुए हैं, देश के कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के, और उन्होंने हरियाणा की कांग्रेस का भी नेतृत्व किया है. शी इज ए परफेक्ट लीडर फॉर मी. आई हैव नो प्रॉब्लम्स. पिछली बार जब आप मेरे साथ एक इंटरव्यू में आए थे तब मैंने पूछा था अशोक तंवर, हालांकि अब वो कांग्रेस में नहीं है, तो आपने कहा था कि अशोक तंवर डॉक्टर हैं और मैंने कहा था कि कांग्रेस का इलाज तो नहीं कर पा रहे. तो अब जो डॉक्टर हैं उदय भान जी, वो कांग्रेस का इलाज कर पा रहे हैं हरियाणा में आने वाले चुनावों में? क्या समझ पाए हैं कि क्या मर्ज है कांग्रेस में जो एकजुट नहीं हो पाती? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दो तरीके से दूंगा. एक तो ये कि अगर आप
उदयभान जी को एज ए इंडिविजुअल डिस्कस करना चाहता। आई सी हिम एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट, आई सी हिम ऑन दैट चेयर, एंड दैट्स व्हाई आई हैव द डीपेस्ट रिगार्ड फॉर हिम। कुर्सी और कुर्सी पर बैठा व्यक्ति, उसका सम्मान करना चाहिए, और मैं उसी संस्कृति का हूँ। उदयभान जी वेदर बीटन है, 4 बार एमएलए रहे हैं, और कोशिश ये रहनी चाहिए कि कांग्रेस का हरियाणा में एक स्वरूप निकल कर आए। एक स्वरूप तो है ही, लेकिन एक स्वरूप मतलब इकट्ठा, ऑल हेड्स टुगेदर, ये ताकि आप क्या, जब मीडिया है, अखबार हैं, लोग हैं, वो चर्चा का क्यों उनको वक्त देते हैं इस बात का? आप अपने करें। अब राहुल जी की यात्रा हुई जिसका चर्चा आपने की, द एंटायर कांग्रेस लीडरशिप वाज टुगेदर, दैट इज व्हाई इट वाज ए ग्रेट सक्सेस इन हरियाणा। बहुत बड़ा टर्नआउट आया, सबने कोशिश की, हमने खुद कहा। बहुत मैं समझता हूँ, मैं अपने पॉलिटिकल कैरियर में एक तो मुझे 1978 में इंदिरा जी का जब पहला हाथ के निशान पर चुनाव हुआ करनाल का, तो उसमें वो निकली थी एक दिन में 9 मीटिंग्स एवर इन हर कैरियर उन्होंने करनाल में की थी। मेरे फादर कंटेस्ट कर रहे थे। उसमें जो लोगों का सरों का समंदर उमड़ के आया था, वो भावना मैंने अब देखी थी जब राहुल जी यात्रा में गए, और सब लोगों ने मिलकर, सारी लीडरशिप ने इकट्ठे होकर, फोटो अपॉर्चुनिटीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिल से तो काम किया, तो वो यात्रा इट वेंट टुवर्ड्स ए ग्रेट सक्सेस। ऐसे ही काम करना चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पहले उदयभान जी, फिर हुड्डा साहब पे आएंगे। तो आपकी नज़रों में, क्योंकि आप बहुत सीजन्ड नेता हैं, बहुत सोच समझ के बयान देते हैं, टाइम लेते हैं, उदयभान जी कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर आपको क्या इतने सक्षम प्रेसिडेंट लगते हैं कि वो जो आपकी कांग्रेस पे बार बार बिखरी हुई कांग्रेस का आरोप लगता है, गुटबाजी का आरोप लगता है, उसको इकट्ठा करने में सक्षम है? और 2014 में पता नहीं अक्टूबर में होगा या केंद्र के साथ मई में ही हो जाएगा, उस चुनाव तक कांग्रेस एक मंच पे आ जाएगी सारी साथ? कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उदयभान जी सफल रहेंगे, ऐसी मेरी मनोकामना भी है। और हम सब लोग चाहते हैं कि जिनको भी पार्टी ने जैसे उदयभान जी को बनाया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उसको, उस निर्णय को स्वीकार करते हुए, उस निर्णय पर फूल चढ़ाते हुए हमें मजबूती से काम करना चाहिए। क्योंकि 10 साल हो जाएंगे, आप जिन लड़ाइयों की, जिन चर्चाओं की बात कर रहे हैं, अगर सोच विचार करके, सिर जोड़कर हम लोग बैठते, वी गेव अ हाफ हार्टेड फाइट इन 2019, तो हम 2019 में इस गवर्नमेंट को डिस्प्लेस करते हैं। लेकिन वो तो जब चुनाव बेशक लोकसभा के हुए हों या विधानसभा के हुए हों, तो कांग्रेस के जो नेता थे, जैसे सांसद का जब चुनाव हुआ तो तमाम हार गए, और उनको अपनी हार का दुख नहीं था, लेकिन उनके जो प्रतिनिधि कांग्रेस के अंदर थे कि चलो जी अशोक तंवर हार गए, बढ़िया हो गया, कुमारी शैलजा भी तो हार गई, फलाना हार गया, चलो बढ़िया हो गया, वो भी तो हार गया, तो एक दूसरे की हार से ज़्यादा खुश थे। बीजेपी जीत गई, इस चीज़ का उनको दुख नहीं था। 2019 was a great leveler, you said in so many words. In fact, personalities उसमें इशू ही नहीं थे। नो, इशू हाइपर नेशनलिज्म का था। बालाकोट और पुलवामा की घटनाओं ने, ये तो सर उन्होंने प्रमोट किया ना बीजेपी ने। नहीं, इसके नाम पर तो वोट मांगे। तो आपने क्या किया? आपने रोका क्यों नहीं? नहीं, देखिए, जब भी वही परिस्थिति है, क्योंकि आपको उनको रोकने की बजाय बीजेपी को रोकने के अलावा जो कांग्रेस में जो होड़ मची थी वो ये थी कि कोई बात नहीं, इनके पास सत्ता आ जाए, लेकिन अपने वाले इस बंदे को नहीं जीतने देना, ये कांग्रेस में मजबूत हो जाएगा। नहीं, ये परिस्थिति नहीं थी। कोई किसी को जिताना है, हराने का मैं नहीं समझता हूँ कोई इतना सक्षम व्यक्ति है, और जो किसी को हरा और जिता रहा है। खुश तो हो रहे थे। नहीं, ये भी मैं सहमत नहीं। मैं ये कह रहा हूँ हाइपर नेशनलिज्म हावी हुआ देश की राजनीति पर। ऐसा पहले भी हुआ है। कारगिल युद्ध के समय हुआ, 1971 वॉर के बाद हुआ, कई बार ऐसा 84 में हुआ, भी हुआ। so many times it has happened, और स्वीपिंग रिजल्ट्स आया उसमें।
भारतीय जनता पार्टी की ये जो विशाल 303 सीटों की जीत है, हालांकि 2014 से कम वोट पड़े हैं, द नंबर ऑफ वोट्स वाज लेस इन 2019, लेकिन ये जो बात है, मतलब आपके सामने मैं कहना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन ये जो ख्याल है कि वोट कम पड़े हैं तो वो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, वो वाली बात है। सीट्स बढ़ी हैं और पार्टी जो है वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है। मैं अक्सर दूसरी पार्टी के बारे में पूछता नहीं हूँ, जो शख्स सामने उन्हीं के बारे में बात करते हैं। अभी जो चुनाव आ रहे हैं 2024 में, इसमें आप केंद्र की जो राजनीति है उसको किस तरीके से देखते हैं, और उसके बाद हरियाणा का आप किस तरीके से देखते हैं कि अभी क्या कैनवस सेट हो रहा है? देखिए, द पीपल ऑफ द कंट्री आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव। न तो देश में रोजगार है, न देश इंडस्ट्रियली, इकोनॉमिकली आगे बढ़ रहा है, बहुत जॉब्स कम हो गई हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। इन सब ये बहुत बड़े मुद्दे हैं इस देश के लिए। लेकिन दावा तो ये किया जा रहा है जो सत्तारूढ़ पार्टी है कि कोरोना आया, उसका इम्पैक्ट हमने देश पे नहीं होने दिया, पूरा जो विश्व है वो नीचे आ गया। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसमें इतना सुधार हुआ है कि पहले तो हमें जो सांप पकड़ने वाले या केचुआ खाने वाले वो लोग समझा जाता था, अब पता चला है कि इंडिया है क्या। ये तो, और पूरी जो मल्टीनेशनल्स है उनके लिए इंडिया एक टारगेट हो गया बिजनेस करने के लिए। ये तो अब अपने बारे में वही हो रहा है ना, बड़े बड़ाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये देश जब कांग्रेस ने सौंपा था, या सत्ता का हस्तांतरण हुआ लोकतांत्रिक ढंग से, सौंपा नहीं, छीन लिया था, फॉर बेटर वर्ड्स आई सेड, हस्तांतरण हुआ जी। तो जो देश हमने इनको दिया था वो कोई साधारण देश नहीं था, वो ऑलरेडी एक डेवलपिंग कंट्री था, वर्ल्ड की पावर थी, सबसे बड़ा नॉलेज बैंक था, यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, 5th इंडस्ट्रियल बेस था, 4th मिलिट्री पावर थी, we had atom bombs, we were militarily considered to be very strong. It was not the country of 1962 China war. No, China cannot dare. अभी इतनी बात टेलीविजन पर होती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान, क्या कर लेगा? लेकिन पाकिस्तान के नाम पर हिंदुस्तान पाकिस्तान करके वोट लेने की जो राजनीति है, ये कहीं ना कहीं इनको ले डूबेगी। किस चीज, क्यों डरा रहे हो आप? पाकिस्तान क्या कर देगा? आपने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान को युद्ध हरा दिए, पाकिस्तान को भगा दिया। कारगिल के युद्ध में, युद्ध तो नहीं था, इट वाज ए बैटल, नॉट अ वॉर, उसमें आपने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। हमारी मिलिट्री पावर जो है, ये वी आर मिलिटरीली मच स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान इन द मैटर ऑफ नंबर्स ऑल्सो, वेपनरी ऑल्सो, वी आर बेटर। इकोनॉमी जो इंडिया की है, हालांकि जितना बड़ा साइज है हमारी कंट्री का, वी हैव गॉन अहेड ऑफ चाइना जनसंख्या में, नॉट इन इकोनॉमी। लेकिन पाकिस्तान की क्रम्बलिंग इकोनॉमी के अगेंस्ट अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात की, अब तो सर पाकिस्तान से हमारा कंपटीशन है ही नहीं, हम तो वर्ल्ड लेवल पे जाना जाता है। टेलीविजन का चैनल देखा जाए, खोल कर देखो, हिंदुस्तान पाकिस्तान, उनके पास कंटेंट नहीं होगा। हमारे पास तो कुलदीप शर्मा जैसे बड़े नेता आते हैं, कंटेंट होता है, हम नहीं करते। यू आर राइट, यू आर राइट। दिस चैनल मे नॉट बी डूइंग इट, आई एम नॉट एक्यूजिंग के हर चैनल कर रहा है, लेकिन जो इस तरीके का प्रचार दिखाया जाता है टेलीविजन के माध्यम से, क्योंकि मैं लोगों से मिलता हूं तो कहते हैं टेलीविजन में आया है या अखबार में छपा है। ये वाली चीज़ सर 2014 के बाद शुरू हुई, ऐसा नहीं मानते। हमारे तो जब बचपन से लेके अभी तक जो सिखाया गया है या दिखाया गया है, और शायद पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी यही करते होंगे कि हम एक दूसरे के जाति दुश्मन हैं, जबकि जैसे हम विदेश जाते हैं तो लगता पाकिस्तानी जो है वो सबसे क्लोज फ्रेंड है हमारे। मैं खुद पाकिस्तान गया हूँ एज ए लीडर ऑफ द डेलीगेशन, and I found them to be very friendly, very affectionate. There's no difference between our cultures, our eating habits, the way what we hear and what we talk, everything is almost the same. हाँ, दुबई के एयरपोर्ट पे आप बैठे होंगे तो ये पता लगाना मुश्किल होगा कि आप हिंदुस्तान से हैं या पाकिस्तान से। ये तो कहीं भी, इंग्लैंड में अगर 6000 रेस्टोरेंट हैं
उन 6 के 6,000 का नाम इंडियन रेस्टोरेंट है, हाँ। लेकिन उसका 60% इसे पाकिस्तानी चला रहे हैं चला रहे हैं और नाम लिखेंगे इंडियन रेस्टोरेंट। और उन पाकिस्तान में वाले रेस्टोरेंट में या जो इंडियन चला रहे हैं, एम्प्लॉयज जो होंगे आधे वो पाकिस्तान के होंगे, आधे हिंदुस्तान के होंगे। हमारा जो है, तो सेकंड जो मैं कह रहा था, इकोनॉमिकली वी आर मच स्ट्रॉन्गर देन देम, टेक्निकली वी आर मच स्ट्रॉन्गर देन देम। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वी आर फार अहेड ऑफ देम, बहुत आगे हैं। हमारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आगे बढ़ा, कम से कम 20 साल आगे हैं उनसे। हाँ, तो पाकिस्तान से मुकाबला दिखा के चाइना कभी हिम्मत नहीं करेगा हिंदुस्तान की सरहदों पर आने की। वी हैव बेटर टैंक्स, बेटर गन्स एंड बेटर सोल्जर्स। लेकिन अभी तो आरोप लगाते रहते हैं कि चाइना आगे 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 आगे। यही तो हाइपर नेशनलिज्म बिल्ड करने के लिए, कंट्री में नेशनलिज्म बिल्ड करने के लिए, जिससे आपको वोट मिले हैं। तो ये तो कांग्रेस वाले लगाते हैं आरोप। नहीं, कांग्रेस वाले तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी भूमि है उसके कुछ हिस्से पर चाइना आके बैठ गया है। और ये बात करना, मैं तो समझता हूँ कि इस पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन इस पर डिस्कशन को कहीं और मोड़ के ले जाया जाता है और डिस्कशन कभी इस पर संभव ही नहीं हुआ है। जैसे अभी पार्लियामेंट के अंदर कोई काम नहीं हुआ, ओनली 13% काम हुआ। क्यों? इस बार तो रूलिंग पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो हाउस को नहीं चलने दे रही थी। पहली बार देश के लोकतांत्रिक संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऑपोजिशन तो कर ही रही थी प्रोटेस्ट फॉर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, लेकिन इस बार बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है वो राहुल गांधी जी से माफी मांगने के लिए हाउस के अंदर नारे लगा रही थी और हाउस को चलने नहीं दे रही थी। लेकिन उसमें इस बार जो रहा, क्योंकि हर एक पार्टी का अपना अपना रुख है, कुछ ऐसी बातें बोल दी गई जो कहीं सुनी थी, जबकि आप पार्लियामेंट में या विधानसभा में जब किसी चीज़ को पेश करते हैं, क्योंकि आप स्पीकर रहे हैं, तो वो वाली बातें सारी तथ्यों पे आधारित रहनी चाहिए। उसका आधार ये नहीं रह सकता कि सूर्य समाचार पे मैंने देखा वो ये कह रहे थे, या फलाने अखबार में मैंने पढ़ा तो उन्होंने ये लिखा था। इस आधार पे आप आरोप नहीं लगा सकते, चाहे आप विधानसभा में हो या संसद में हो। इस बात से सहमत हैं आप? क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो कि जो न्यूज़पेपर्स में जो बातें छपती हैं वो कई बार वास्तविकता से दूर होती हैं और बायस्ड भी होती हैं और ज़मीनी सच्चाई उसकी कुछ और होती है। और इसलिए किसी न्यूज़पेपर में रिपोर्ट को कोट करना और किस तरह कोट करना, देयर शुड बी ए मेथड इन विच यू शुड डू इट। तो ये इसकी कहीं ना कहीं कमी रहती है। आप अब एक वाइल्ड एलिगेशन को लेकर पार्लियामेंट में अखबार को कोट कर रहे हैं, लहरा रहे हैं, वो नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। आपने अखबार में पढ़ा, at your own level investigated what is the correct aspect of it, then go to the parliament and table it there. इस तरह अखबार के, ठीक है, ये दुनिया का लोकतंत्र ऐसे ही मैच्योर हुआ है। मैं आई हैव बीन टू 28 पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड और उनके पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को मैंने वहाँ जाकर देखा। तो ऐसे ही लड़ झगड़ के आस्ता 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 सेम्बलेंस की ओर वो आगे बढ़े हैं। इंडिया इज ए 75 years old डेमोक्रेसी, इंग्लैंड इज 800 years old। उनकी पार्लियामेंट में कैसे कैसे इंसिडेंट्स हुए, कैसे किन चीज़ों को मुद्दा बनाया गया, वो सारी बातों से निकल के आज वो यहाँ पहुँचे। लेकिन वी नीड द सेम लेवल ऑफ मेच्योरिटी इन आवर पार्लियामेंट। लेकिन हो क्या गया, व्हाई इट्स गोइंग बैड? एज ए स्पीकर आई स्टडीड इट, आई इंटरेक्टेड विद डॉक्टर सुदर्शन एंड सो मेनी पीपल। जो फर्स्ट पार्लियामेंट 1952 की थी, उसमें एक एक बिल पर 3-3 बार दिन डिस्कशन होते थे। पीपल यूज्ड टू डिबेट, और वो लोग आके चुन के आते थे पार्लियामेंट में जो स्वतंत्रता संग्राम से निकले थे, देश की ज़मीनी हकीकतों को जानते थे। और अब ये होता है कि विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, उस पर बहस करने की बजाय, चाहे किसी की भी सरकार। डिबेट में एक टॉलरेंस लेवल रहना चाहिए जो नहीं है, जो बिगड़ गया है। मैं स्पीकर के तौर पे देखता था, मेरा ही मानना है जब आपके पास मुद्दा नहीं है तो आप व्यक्तिगत हो जाते हैं। आप फिर नाम से राजनीति करते हैं, मुद्दा नहीं करते हैं। मुद्दा विहीन जब होंगे तो आप मोदी को डिस्कस करेंगे, राहुल जी को करेंगे, और जब आप मुद्दा होगा तो पर्सनैलिटीज नहीं, इट इज द इशू। व्हाट इज द इशू? आज की पार्लियामेंट में
18 बिल 3 घंटे में पास हो जाते हैं विदाउट एनी डिस्कशन, नोबडी इज प्रिपेयर्ड। तो वो जो श्रेय है वो सत्तारूढ़ पार्टी के साथ साथ जिन लोगों को हमने विपक्ष के तौर पे चुन के भेजा है, दोनों को ही जाता है, क्योंकि विपक्ष भी वहां पे खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। हरिंग थ्रू आवर बिल्स एंड दिस शुड नॉट बी सो, स्पेशली जब आप ऐसा कानून लेके आते हैं जिसके सोशल एस्पेक्ट्स और इम्पैक्ट्स देखने होते हैं, उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, भविष्यात्मक सोच के साथ हमें ये काम करना चाहिए। लेकिन एक क्या हो गया है, व्हाट इज द रॉ मटेरियल टू दिस डेमोक्रेसी? रॉ मटेरियल डेमोक्रेसी का है इंडिविजुअल वोटर जी। मैं स्पष्टता से कहना चाहूँगा, किसी से नहीं घबराता हूँ, कि हमारे देश के राजनीतिक व्यक्ति ने इस स्तर पर इस राजनीति को ले आया है कि राजनीति जो हमारा इंडिविजुअल वोटर है उसकी कंसिडरेशन में कहीं कुछ और चीज़ें फिट हो गई हैं। जैसे वो कहेंगे कि तुम्हें ये दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा, पैसा बांट रहे हैं, स्वार्थ, दारू बांट रहे हैं, खाने को खिला रहे हैं, ऐसा कुछ कर उसकी तो जब इस रॉ मटेरियल से डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हो आप, तो जो एंड प्रोडक्ट है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? इसीलिए ये एक बड़ा सीरियस इश्यू है कि 69A कैटेगरी के ऑफेंसेस के जिनके खिलाफ एलिगेशंस हैं, ऐसे लोग हमारे पार्लियामेंट में हमारे लिए वो कानून बना रहे हैं, कानून बनाने का हिस्सा बने हुए हैं, जिन्होंने कानून को न जाने कितनी बार तोड़ा है। तो ये एक बड़ी गंभीर परिस्थिति से देश का लोकतंत्र गुजर रहा है। एंगर वोट जब आती है, 77 में आई थी, लोग नाराज थे कांग्रेस से, और जो भी आया सामने वही बन गया। ऐसे कई इशू है, अभी भी ऐसे हुआ जी। एंगर वोट में इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है। अब देखिए बीजेपी का हरियाणा का मेंबर पार्लियामेंट जो लोग हैं, आई मीन उनमें से कितने लोग ओरिजिनल बीजेपी के हैं? तो एक बीजेपी की गंगा बह रही है जिसमें स्नान करके सभी पवित्र होते जा रहे हैं। पर उसमें दोष आपका भी है ना, मोस्टली जो है वो आप ही के पुराने भाई बंधु हैं। तो इस परिचर्चा को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे कि ये जो दल बदल वाली राजनीति है, जो स्वार्थ की राजनीति है, इस पर आपसे अगली बार बात होगी। आज जो आपने हमें समय दिया और अपना जो एक्सपीरियंस रहा उसको हमारे साथ साझा किया, बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया, चाहे वो आपके फेवर में था नहीं था, तो तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके राजनीतिक करियर के लिए, और आगे भी आप जनता की आवाज़ उठाते रहें और इसी तरीके से बेबाकी से बोलते रहें। मुकेश राजपूत शो को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस शो के बाद भी सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहे हमारे साथ।